Assalamu alaikum. Hope you will be fine, dear students. Our next topic is in continuity of the last topic. Okay, last time we have studied colligative properties. You may remember what are colligative properties. Those properties which depends upon the number of solute particle and do not depend upon the nature of solute particle. ठीक है, मैंने इसके बारे में बताया था colligative properties के बारे में कि ये वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो किस चीज़ पे डिपेंड करती हैं, नंबर ऑफ़ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं, नेचर ऑफ़ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड नहीं करती। और दूसरा मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई थी कि आप लोगों ने याद रखना है कि इसमें हम एग्जांपल में क्या लेते हैं कि हमने नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट टाइप का सोल्यूट ऐड करना है वॉलेटाइल सॉल्वेंट में। ठीक है, तो वहाँ पे हम फिर ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करते हैं। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप वाटर लेते हैं और वाटर के अंदर आपने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट टाइप का सॉल्यूट आपने डालना है, जैसे ग्लूकोज, शुगर, फ्रक्टोज वगैरह। तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि वो फिर नंबर ऑफ़ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करते हुए उतना ही वेपर प्रेशर लो होता जाएगा जितना आप सोल्यूट ज़्यादा डालते जाएंगे, लेकिन नेचर ऑफ़ सोल्यूट पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो देयर आर डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़: lowering of vapor pressure, elevation of boiling point, depression of freezing point, and osmotic pressure. We have already studied lowering of vapor pressure in the previous lecture. In this lecture we are studying elevation of boiling point. ठीक है, now what is boiling point elevation? First of all, what is boiling point? आप लोगों ने पहले boiling point पढ़ा हुआ है। Boiling point is the temperature at which the vapor pressure of a liquid becomes equal to external pressure or atmospheric pressure। ठीक है, आप लोग लिक्विड के चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं। ये वो पॉइंट होता है जहाँ पर आप वो जिस लिक्विड को बॉईल कर रहे हैं ना, तो उस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो जब एक्सटर्नल या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है तो तब वो बॉइलिंग जो है वो उसकी स्टार्ट हो जाती है। उस पॉइंट को, उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन किसे कहते हैं? देखिए, एलिवेशन तो इंग्लिश की टर्म है। एलिवेशन का मतलब राइज़ होना, यानी बॉइलिंग पॉइंट का राइज़ होना। ठीक है, अब देखें बॉइलिंग पॉइंट कब राइज़ होता है। ठीक है, उसी तरह से हम एक सॉल्वेंट लेते हैं, वॉलेटाइल सॉल्वेंट की हमने एक एग्जांपल लेनी है। ठीक है, और उसके अंदर अब हम कोई भी सोल्यूट ऐड करते हैं। ठीक है, जैसे हमने लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में एग्जांपल पढ़ी थी। आपने यहाँ पर सॉल्वेंट लेना है और सॉल्वेंट जो है वो किस टाइप का लेना है? वॉलेटाइल सॉल्वेंट लेना है। ठीक है, अब आपने इसके अंदर सोल्यूट पार्टिकल्स ऐड करने हैं। ओके, अच्छा, अब सोल्यूट पार्टिकल्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था कि वो किस टाइप के होने चाहिए, किस टाइप का सोल्यूट आपने ऐड करना है? नॉन वॉलेटाइल, ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट यानी नॉन आयोनाइजिंग टाइप का सोल्यूट आपने इसमें ऐड करना है। ठीक है, अच्छा, अब इसका वेपर प्रेशर पे क्या इफ़ेक्ट होगा? तो वो तो आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था कि वेपर प्रेशर लो हो जाता है, यानी ओरिजिनली प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, लेकिन जब आप उसके अंदर सोल्यूट ऐड कर देते हैं तो वो थिक विस्कस सोल्यूशन बन जाता है, तो उसका वेपर प्रेशर लो हो जाता है। अब आज हम पढ़ रहे हैं कि यहीं सोल्यूट ऐड करने से बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होगा। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो जाएगा, राइज हो जाएगा। जैसे देखें, वाटर जो है वो तो इतना वॉलेटाइल सॉल्वेंट नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर वाटर की एग्जांपल लेती हूँ तो प्योर वाटर कितने टेम्परेचर पे बॉईल होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब इस प्योर वाटर में मैं सोल्यूट ऐड करती हूँ, नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट टाइप का सोल्यूट ऐड करती हूँ, तो ये थिक विस्कस सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो अब ये किस टेम्परेचर पे बॉईल करेगा? 100 से कम पे करेगा या 100 से ज़्यादा पे करेगा? 100 से ज़्यादा पे करेगा। तो इस चीज़ को बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कहते हैं, यानी प्योर सॉल्वेंट कम टेम्परेचर पे बॉईल करता है और जब आप उसके अंदर सोल्यूट ऐड कर देते हैं तो फिर वो हाई टेम्परेचर पे बॉईल करता है। दिस इज़ कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। ठीक है, आप लोगों ने डेली लाइफ में एग्जांपल्स में देखा होगा, जैसे आप चाय बनाते हैं तो प्योर जो सादा पानी होता है वो जल्दी बॉईल हो जाता है 100 डिग्री पे, लेकिन अगर आप उसी वाटर के अंदर आप शुगर डाल लेते हैं, मिल्क डालते हैं और इसी तरह पत्ती डालते हैं चाय, तो वो काफ़ी टाइम लेता है बॉईल होने में। तो दिस इज़ कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। ठीक है, तो दिस इज़ एन अनदर एग्जांपल ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, अब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को हम रिप्रेजेंट किस चीज़ से करते हैं? तो ये उसी तरह से जैसे हमने लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में पढ़ा था कि डिफरेंस इन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड सोल्यूशन दैट इज़ कॉल्ड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो सेम यहाँ पर भी उसी तरह से है। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन असल में डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, और ये डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट किसके इक्वल होगा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द
सोल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। आपने बड़ी वैल्यू से छोटी को माइनस करना है, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है? सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। जो मैं आपको कह रही हूँ कि प्योर सॉल्वेंट अगर 100 पे बॉईल करता है, तो जब आप उसके अंदर सोल्यूट ऐड करके सोल्यूशन बना लेते हैं तो सोल्यूशन हायर टेम्परेचर पर बॉईल करेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखिए, मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था कि आप लोगों ने याद रखना है, इस चैप्टर में हम हर जगह जो है ना वो 1 किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, 1 हम सॉल्वेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और 2 जो है ये हम सोल्यूट या सोल्यूशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो जहाँ पर भी देखें जैसे W1 लिखा होगा तो W1 का मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट, अगर W2 लिखा है तो W2 का मतलब मास ऑफ सोल्यूट या सोल्यूशन। इसी तरह अगर P1 लिखा है तो P1 प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट होगा, P2 जो है वो प्रेशर ऑफ सोल्यूट या सोल्यूशन होगा। सेम अब यहाँ पे देखें बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर जो है उसमें मैं इसमें चेंज को T2 माइनस T1 लिखूँगी। अब T2 क्या होगा? T2 जो है ना ये क्या है? दिस इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। देखिए मैं सोल्यूशन से सॉल्वेंट को माइनस कर रही हूँ, क्यों? क्योंकि सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा और सॉल्वेंट जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा, ठीक है। और इन दो टेम्परेचर्स का जो डिफरेंस है उसको मैं डेल्टा टी, और ये बी जो है ये असल में बॉइलिंग पॉइंट से निकला है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसका हम बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का हम ग्राफ स्टडी करते हैं, ठीक है। आप लोगों की बुक में ग्राफ ड्रॉ भी हुआ है। तो इसका ग्राफ अगर हम देखें, ग्राफ में हमने क्या करना है, इधर हमने टेम्परेचर को प्लॉट करना है, कौन से टेम्परेचर को? बॉइलिंग पॉइंट्स को, ठीक है। और इस जगह पर हमने क्या प्लॉट करना है? वाई एक्सिस जो है इस पर हमने प्लॉट करना है वेपर प्रेशर को, ठीक है। अच्छा, अब देखें इसमें आपके पास इस तरह के 2 कर्व्स आते हैं, ऐसे करके आपके पास 2 कर्व्स आते हैं, यूं करके 2 कर्व्स आ रहे हैं, ठीक है। इन 2 कर्व्स पे यहाँ पर आप 2 पॉइंट्स ले लें, फॉर एग्जांपल ये 2 पॉइंट्स मैं लेती हूँ, ठीक है। और इन पॉइंट्स को आप इस तरफ भी ज्वाइन करें, यूं करके यहाँ पर आप इसको वाई एक्सिस पे भी ज्वाइन करें, ठीक है, और नीचे आप इसको एक्स एक्सिस पे भी ज्वाइन करें, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे देखिए जब मैं इसको ज्वाइन करती हूँ तो ये आपके पास इस तरह करके आ रहा है, ये आपके पास एक्स एक्सिस पे ज्वाइन हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह ये जिस जगह पर ये मीट हो रहा है ना, यहाँ पर आप इसको दोबारा एक लाइन इसमें से क्रॉस करें, ये राइट। अच्छा, अब इसमें हम इन कर्व्स को डिफरेंट अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं। ये ए बी हो गया, ठीक है, और ये वाला कर्व जो है ये हो गया सी डी कर्व हो गया। अच्छा, अब आप इसमें ज़रा देखें, ये 2 वेपर प्रेशर्स हैं और ये 2 बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, ठीक है। इन 2 वेपर प्रेशर्स में कौन सा वाला वेपर प्रेशर हाई है? ये हाई वेपर प्रेशर है। ये देखें ना, यहाँ से अगर वैल्यू स्टार्ट होती है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, तो ये वाला हाई है। तो हाई वेपर प्रेशर जो है उसको हम किस चीज़ से डिनोट करेंगे? वो असल में वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट होगा, और जो लो वेपर प्रेशर है वो होगा वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है ना। अब आपने लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में पढ़ा है कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है और सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। दिस इज़ कॉल्ड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अच्छा, अब इसमें देखें ये जो P0 है ना, P0, ठीक है, उसी तरह से हम यहाँ पर भी बॉइलिंग पॉइंट्स में देखें, अगर आप यहाँ पे देखें ये 0 है तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड सो ऑन। तो फॉर एग्जांपल अगर ये 60 है, ये 80 है, तो ये जो कम टेम्परेचर होगा, तो कम टेम्परेचर को हम किस से डिनोट करेंगे? वो T1 होगा, यानी दिस विल बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और ये T2 होगा, दिस विल बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। क्योंकि देखें सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है, तो ये बड़ी वैल्यू जो है ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन होगा, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और इन 2 के बीच में ये जो डिफरेंस है, तो इस डिफरेंस को हम किस चीज़ से डिनोट करेंगे? इसको हम डेल्टा टी बी से डिनोट करेंगे, डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट। दिस इज़ कॉल्ड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, अब आप इसमें ज़रा देखें तो ये जो P0 है ना, ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है। इसको अगर आप देखें तो यूं करके आप इसमें आएँ ऐसे, ठीक है, और इसके साथ देखें, इसके साथ ये जो टेम्परेचर T1 है ना, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है और ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है, यानी ये दोनों सॉल्वेंट के लिए, ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है और ये
बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है। तो ये दोनों किस कर्व को मीट कर रहे हैं? इस ऊपर वाले कर्व को मीट कर रहे हैं। तो इस ऊपर वाले कर्व को हम कौन सा कर्व कहेंगे? दिस इज़ कॉल्ड सॉल्वेंट कर्व। और ये जो है ये वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन है और ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन है। तो ये दोनों देखें ये किस कर्व को मीट कर रहे हैं? ये यहाँ पे ये नीचे वाले कर्व को मीट कर रहे हैं, ठीक है। ये देखें यहाँ पर, तो ये नीचे वाले कर्व को मीट कर रहे हैं। ये वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन है और ये जो है ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन है, ठीक है। तो ये दोनों इस कर्व को मीट कर रहे हैं। तो नीचे वाले कर्व को हम कौन सा कर्व कहेंगे? नीचे वाले कर्व को हम कहेंगे सोल्यूशन कर्व, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अब देखें, दिस इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। और इस सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो P होगा। दिस इज़ द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, राइट। अच्छा, अब ये जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन T2 है, ये पॉइंट D पर P0 के साथ मैच कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन है, ठीक है, यानी सोल्यूशन जो है उसको हम इतने टेम्परेचर पर बॉईल करेंगे तो इसका वेपर प्रेशर जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी बुक में इन्होंने यहाँ पर ये पॉइंट लिखा हुआ भी है। बुक में वो कहते हैं कि द सॉल्वेंट boils when its vapor pressure becomes equal to external pressure represented by P0, ठीक है। ये जो सॉल्वेंट है ये तब ये जब बॉईल करेगा, ठीक है, तब बॉईल करेगा जब इसका वेपर प्रेशर किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा? एक्सटर्नल प्रेशर के, और उसको इन्होंने P0 से डिनोट किया हुआ है। इसी तरह T2 ऑन कर्व CD इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। फिर वो कहते हैं CD कर्व जो है, CD कर्व दिस इज़ लोअर then the curve AB because vapor pressure of the solution is less than that of pure solvent, ठीक है। फिर वो आगे कहते हैं thus the solution will boil at higher temperature T2 to equalize its vapor pressure to P0, यानी ये सोल्यूशन जो है हायर टेम्परेचर पर बॉयल होगा और जब ये हायर टेम्परेचर पर बॉयल होगा तो इसका वेपर प्रेशर जो है ये एक्सटर्नल P0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखिए हमने ऑलरेडी ये ऊपर पढ़ लिया है कि ये जो डेल्टा TB है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये किसके इक्वल होगा? T2 माइनस T1 के इक्वल होगा। ये जो है ये क्या है? ये मैंने आपको बताया है कि ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन है, वो हायर होगा, और ये T1 जो है ये क्या है? ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, ये लो होगा। तो हम इस बड़ी वैल्यू में से, ठीक है, ये बिगर वैल्यू है, ये बिगर वैल्यू है और ये स्मॉलर वैल्यू है, तो आप इस बिगर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू को माइनस करेंगे तो ये जो आपके पास डिफरेंस आएगा इसको हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जैसे हमने कल पढ़ा था लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में कि बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा एलिवेट होता जाएगा जितना हम उसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ज़्यादा डालेंगे। जैसे कल मैंने कहा था 5 ग्राम डालें, 10 ग्राम डालें, 15 ग्राम डालें, 20 ग्राम डालें। जितना आप सॉल्यूट ज़्यादा डालते जाएंगे वो उतना ही ज़्यादा विस्कस होता जाएगा, उसका वेपर प्रेशर उतना ही लो होता जाएगा, लेकिन उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही हाई होता जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर फिर एक और मैथमेटिकल फॉर्म लिखते हैं और वो हम क्या लिखते हैं? हम कहते हैं कि एज डेल्टा TB इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल m, ठीक है। अब इसमें ये स्मॉल m क्या चीज़ है? m इज़ मोलैलिटी। एंड व्हाट इज़ मोलैलिटी? मोलैलिटी आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मोलैलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो जितने आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन अ किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट आप ज़्यादा डिसॉल्व करते जाएंगे उतना ही बॉइलिंग पॉइंट जो है वो उतना ही एलिवेट होता जाएगा। जैसे लेट सपोज़ प्योर वाटर 100 पे बॉईल हो रहा है, अब आपने उसमें लेट सपोज़ 5 ग्राम शुगर डाला, तो फॉर एग्जांपल जो है वो बॉईल हुआ 101 पे, फिर आप 10 ग्राम डालेंगे तो लेट सपोज वो 102 पे बॉईल हुआ, फिर आप 15 ग्राम 103। तो मतलब ये है कि जितना आप अमाउंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन अ किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट आप जितना ज़्यादा डिज़ोल्व करते जाएंगे उतना ही आपके पास ये बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जाएगा? एलिवेट होता जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें से हम ये जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं, तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाकर हमारे पास एक कांस्टेंट आता है, उसको कहते हैं KB। इसमें ये जो KB है, KB को क्या कहते हैं? KB इज़ कॉल्ड एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। और एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट के अलावा जो है इसको मोलल बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट भी कहते हैं। मोलल बॉइलिंग पॉइंट
कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, अब इस मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट जो है इसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों ने याद रखना है कि जब आप 1 मोल सॉल्यूट डालेंगे ना, ठीक है, तो 1 मोल सॉल्यूट ऐड करने से बॉइलिंग पॉइंट कितना एलिवेट होता है, 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड, और आपने 1 किलोग्राम में डालना है, ठीक है। ये जो मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है, ठीक है, इसके बारे में मैं क्या कह रही हूँ कि व्हेन कितना आपने डालना है, 1 मोल solute is dissolved in 1 kilogram of pure वाटर, ठीक है, देन द बॉइलिंग पॉइंट इज़ इंक्रीज्ड बाय 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी जो प्योर वाटर है ना, प्योर वाटर, तो प्योर वाटर जो है वो कितने टेम्परेचर पे बॉईल करता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो इसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो जब आप इसमें 1 मोल सोल्यूट ऐड कर लेंगे ना उसी 1 किलोग्राम वाटर में, ठीक है, तो जो न्यू बॉइलिंग पॉइंट होगा, न्यू बॉइलिंग पॉइंट, वो फिर इस सोल्यूशन का न्यू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 100.52 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो इसमें ये जो आपके पास 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज़ जो आया है ना, इंक्रीज़ इन बॉइलिंग पॉइंट, इसको कहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड KB, यानी एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, ठीक है। तो ये देखिए हम क्या कर रहे हैं, 1 मोल सॉल्यूट को 1 किलोग्राम में डिसॉल्व करें, तो यही चीज़ तो मोलैलिटी है ना, यही चीज़ मोलैलिटी है। तो जब आप 1 मोल ऑफ सोल्यूट 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो आपका ये जो बॉइलिंग पॉइंट है ये कितना इंक्रीज़ होगा, 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए अगर आप 2 मोल सॉल्यूट ऐड करें इन 1 किलोग्राम, तो 2 मोल से फिर ये बॉइलिंग पॉइंट कितना इंक्रीज़ होगा, 0.52 प्लस 0.52, तो वाटर जो सोल्यूशन है उसका नया बॉइलिंग पॉइंट 100 प्लस 0.52 प्लस 0.52 हो जाएगा, ठीक है। तो इस 0.52 को हम KB मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट या एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है और ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन नंबर 2 जो है इसमें हमने ये जो M है मोलैलिटी की हमने इसमें वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। आप लोग मोलैलिटी जो है वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मोलैलिटी किसके इक्वल होता है। तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि मोलैलिटी किसके इक्वल होता है, मोलैलिटी इज़ क्या था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। फिर मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसके इक्वल होता है, तो वो हमने फिर उसमें वो जो सेकंड इक्वेशन बनाई थी कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, और वो इनटू 1 बाय किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट हम साइड पे अलग से लिख लेते हैं। अब आप इसमें देखें ना, ये मोलैलिटी हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूट। मास को हम किससे डिनोट करते हैं, W से, ठीक है। और मैंने आपको बार बार कहा याद रखना है 1 किसके लिए होता है, सॉल्वेंट के लिए होता है, 2 जो है वो सोल्यूट या सोल्यूशन के लिए होता है। तो जब हम मास ऑफ सोल्यूट की बात कर रहे हैं तो हम इसको W2 लिखेंगे। नीचे मोलर मास को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, वो भी सोल्यूट का है तो हमने 2 लिखना है, ठीक है, इनटू 1 बाय, अब सॉल्वेंट किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट का मतलब है कि यानी सॉल्वेंट का आपने मास लेना है ना, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट को हम किससे डिनोट करते हैं, W से डिनोट करते हैं और वो होगा W1। अच्छा, अब ये किस चीज़ में है, ये जो मास ऑफ सोल्यूट है ये ग्राम्स में है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट जो है ये भी ग्राम्स में होगा, W1 मास ऑफ सॉल्वेंट जो है वो भी हम ग्राम्स में लेंगे, लेकिन मोलैलिटी में हमें किलोग्राम में चाहिए। यानी वैसे तो हम कैलकुलेशन में ये सारी चीज़ें ग्राम में लेते हैं ना, क्योंकि ये ग्राम में है तो ये भी ग्राम में, फिर बाद में हम इस ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे क्योंकि मोलैलिटी में हमें किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट चाहिए होता है। तो हम इस W1 को किससे डिनोट करेंगे, ग्राम को हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये चीज़ किस में कन्वर्ट हो जाएगी, किलोग्राम में, ठीक है। तो अब हम इस इक्वेशन को अरेंज करते हैं तो ये 1000 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा W2 इंटू 1000, ठीक है, डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1। तो ये अब आपके पास मोलैलिटी की इक्वेशन आ गई है, इक्वेशन नंबर 3। अब आप इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें तो इक्वेशन 2 था डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB इंटू M। तो M की वैल्यू ये है, ठीक है। तो M की जगह पर हम इसमें पुट करते हैं
W2 into 1000 divided by M2 into W1. ठीक है. Now what is the significance of this equation? Using this equation we can calculate the molar mass of the solute. molar mass of solute हम calculate कर सकते हैं. तो molar mass of solute calculate करने के लिए हम इस equation को कैसे rearrange करेंगे? इसको इस तरफ shift करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, तो ये इक्वेशन हो जाएगी डेल्टा TB इंटू M2 इंटू W1 इज इक्वल्स टू KB इंटू W2 इंटू 1000. ठीक है. इसमें से अब M2 निकालें तो M2 किसके इक्वल हो जाएगा? KB इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा TB इंटू W1. ठीक है. What is M2? M2 is the molar mass of solute. Kb ebullioscopic constant, molar boiling point constant आपको already given होगा. W2 is the mass of solute into 1000 divided by delta TB is the elevation of boiling point and W1 क्या है? mass of solvent. 1 जो है वो solvent होता है. ठीक है. So if this data is given, ये आपको known हो तो you can easily calculate the molar mass of the solute. ठीक है. अच्छा, इस पे आपको डिफरेंट न्यूमेरिकल्स आते हैं पेपर में, जैसे आप बुक में देख सकते हैं. एग्जाम्पल 10.5. 10.5 में देखें तो आपको ये गिवन है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 50 ग्राम्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड. ठीक है. वॉज रेज्ड बाय 0.402 व्हेन 0.5126 ग्राम ऑफ नेफ्थलीन वॉज डिजॉल्व्ड इन इट. तो इसका मतलब है कि ये कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है ना, ये सॉल्वेंट है, राइट. तो अब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट जो है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, इसको हम किस से डिनोट करेंगे? T1 से. बॉइलिंग पॉइंट को हम T से डिनोट करते हैं और सॉल्वेंट के लिए हम 1 लगाते हैं. ठीक है. सॉरी, ये तो इसका मास है ना. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 50 ग्राम्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो 50 ग्राम्स जो है वो आपके पास क्या होगा? वो मास हो गया. तो मास को आप किससे डिनोट करेंगे? W से. ठीक है. और कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट है तो आप इसको W1 से डिनोट करेंगे. अच्छा, अब बॉइलिंग पॉइंट वाज रेज्ड बाय 0.402. तो ये रेज इन बॉइलिंग पॉइंट जो है ये आपके पास एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, इसको आप डेल्टा TB से डिनोट करेंगे. व्हेन 0.126 ग्राम ऑफ नेफ्थलीन वाज एडेड, तो ये देखिए नेफ्थलीन का जो वेट इन्होंने ऐड किया है उसको आप किससे डिनोट करेंगे? W2 से. यानी मास ऑफ सोल्यूट है ना, तो वो W हो जाएगा और 2 जो है वो सोल्यूट के लिए हो गया. मोलर मास देखें सोल्यूट का आपको ऑलरेडी गिवन है, तो ये मोलर मास ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा? M2. ठीक है. फाइंड क्या करना है? कैलकुलेट एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट मींस KB फाइंड आउट करना है. तो आप लोगों ने इक्वेशन ऑलरेडी डिराइव कर ली है, उसमें वैल्यूज पुट कर लें और KB जो है वो आप कैलकुलेट कर लें. ठीक है. अच्छा, इसी तरह इसमें एक्सरसाइज में भी इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया हुआ है और वो भी आप फिर सॉल्व कर लें. इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 5 है, पेज नंबर 330 पे. कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ आयोडीन. तो यानी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ आयोडीन का मतलब कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट आपने फाइंड करना है, तो M2. व्हेन अ सोल्यूशन कंटेनिंग 1.19 ग्राम्स ऑफ आयोडीन, तो यानी 1.19 ग्राम आयोडीन इन्होंने ऐड किया है, तो 1.19 जो है ये क्या है? मास है. और आयोडीन सॉल्यूट है तो आप इसको 2 से डिनोट करेंगे. W2 ठीक है वॉज एडेड इन 35 ग्राम्स ऑफ ईथर. तो 35 ग्राम ऑफ ईथर क्या है? ये मास ऑफ सॉल्वेंट है, तो आप इसको W1 से डिनोट करेंगे. शोज अ रेज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस. तो रेज इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? डेल्टा TB. तो ये आपके पास डेल्टा TB की वैल्यू हो गई. KB की वैल्यू ईथर की वो आपको ऑलरेडी गिवन है. ठीक है. तो आपने क्या फाइंड करना है? मॉलिक्यूलर वेट ऑलरेडी आपने इक्वेशन डिराइव कर ली है, उसमें सिंपल जो है वो वैल्यूज पुट करके बाकी सारी और M2 आप कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है. तो दिस वाज ऑल अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन. ठीक है. कोई क्वेश्चंस हो कहीं पे क्लियर ना हो तो आप पूछ सकते हैं. नेक्स्ट फिर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट आपको नेक्स्ट लेक्चर में भिजवाती हूँ. ठीक है. ओके, थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.